फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। हमने लास्ट 3 एक्सरसाइजेज डिस्कस की थी इसकी 5.1, 5.2 और 5.3। तो हमारा जो आज का केस है 5.4 में, उसमें कंडीशन ये बताई जा रही है केस 4 में कि क्यू ऑफ एक्स हैज़ रिपीटेड एंड इररिड्यूसिबल फैक्टर। क्या मतलब है इसका कि ये जो क्यू ऑफ एक्स है डिवाइज़र है, इसमें एक तो रिपीटेड फैक्टर होना चाहिए। रिपीटेड का मतलब है कि जैसे आपके पास पावर 2 ये शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये रिपीट हो सकता है। और इररिड्यूसिबल फैक्टर का मतलब है कि आप ये देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है हमारे पास इक्वेशन है, इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते। तो ये है केस 4 हमारे पास, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो इसे स्टार्ट करते हैं। हमने दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। जो हमने कॉन्सेप्ट 5.2 में डिस्कस किया था, 5.2 में ये था कि रिपीटेड फैक्टर था, 5.3 में था कि इररिड्यूसिबल फैक्टर। अब इसमें 5.2, 5.3 दोनों का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट करेंगे हमारे पास। अब रिपीटेड की वजह से हम पावर 1 और पावर 2 को रिप्लेस करते जाएंगे, रिपीट कर देंगे, क्योंकि ये रिपीटेड है। रिपीटेड में आपको यही बताया गया था कि पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसे 1 बाय 1 हम डिवाइडर में पावर 1 फिर पावर 2 फिर आगे सो ऑन पावर 3, 4 लिख सकते हैं। और इररिड्यूसिबल होने की वजह से हमने ये बताया था कि जो ऊपर हम लेट करते हैं, सिंपल ए या सिंपल बी लेट नहीं करेंगे, ए एक्स प्लस बी लेट करेंगे एंड सी एक्स प्लस डी, क्योंकि दोनों में आपके पास डिवाइज़र में जहाँ जहाँ डिवाइज़र में आपके पास इररिड्यूसिबल फैक्टर आएगा वहाँ पर आप एक एलिमेंट लेट नहीं करेंगे, सिंगल ए या सिंगल बी लेट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब उसी तरह बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम वही है, बस फ़र्क यह है कि इसमें हम कोई भी फैक्टर पुट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट ही इक्वेटिंग कोफिशिएंट की तरफ जाएंगे। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद देखेंगे कि डिवाइज़र इक्वल के दोनों साइड पे सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। कैंसल आउट होने के पास आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ए एक्स को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बी को इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बन चुकी है इक्वेशन 2 का, जिसे हमने नाम दिया है। अब इसके बाद हमने क्या कहा कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ही डायरेक्ट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर हम मजीद पुट नहीं कर सकते। जैसे आपके पास देखें, यहाँ पर इररिड्यूसिबल फैक्टर है पावर 2 है, यहाँ पर इररिड्यूसिबल फैक्टर है पावर 2 और उसकी होल की पावर 2, तो इन दोनों में से कोई भी फैक्टर हम ना ये फैक्टराइज हो सकता है और ना ही हम ये पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड की तरफ जाएंगे। सबसे पहले एक्स क्यूब के फैक्टर्स को हम चेक करेंगे, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। अब देखें, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब के साथ हमारे पास मल्टीपल क्या है, 1 है। जिसके साथ कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पर 1 मेंशन किया जाता है। एक्स क्यूब का नंबर क्या है, 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे देखिए सिंपल ए है। तो इसका एक फ़ायदा तो ये कि आपके पास डायरेक्ट ही ए का आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह जब हम एक्स स्क्वायर का फैक्टर डिस्कस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का राइट हैंड साइड पे फैक्टर देखें, कोई भी फैक्टर यहाँ पे आपके पास मौजूद नहीं है, तो वो क्या हम लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी फैक्टर नहीं है तो वो 0 लिखेंगे, और राइट हैंड साइड पे आपके पास स्क्वायर की 2 वैल्यूज़ हैं, 2 कोफिशिएंट हैं। एक्स के साथ यहाँ पर ये एक ए मौजूद है और दूसरा क्या है, ये बी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर आप देखें, इस ए की वैल्यू आप पुट कर देंगे, इस यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1, 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, बी का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, एक्स के फैक्टर डिस्कस करेंगे और फिर कांस्टेंट के फैक्टर। अब एक्स के फैक्टर देखें, आपके पास ये मेंशन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। ये आपको प्रीवियस में दिखाता हूँ। देखिए, एक्स का फैक्टर यहाँ हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 गिवन है, और राइट हैंड साइड पे आप देखें एक्स का फैक्टर ए प्लस बी एंड प्लस सी। तो हमारे पास ये वही मेंशन है, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें, प्रीवियस में हमने ए और बी के दोनों आंसर फाइंड किए हुए, ये ए का आंसर है और ये क्या है, बी का आंसर है। ये दोनों ए और बी के आंसर यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 और -1 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो सी सिंपली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
ठीक हो गया। अब उसके बाद लास्ट हमारे पास जो बचा है डी का आंसर कैसे फाइंड करेंगे, आप फिर देखेंगे कि कांस्टेंट के फैक्टर, कांस्टेंट का कोफिशिएंट कौन सा आपके पास, कांस्टेंट का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे है 2 और यहाँ पर इक्वल के दूसरी तरफ जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट है b प्लस डी। कांस्टेंट का मतलब है कि साथ x मौजूद नहीं होना चाहिए, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट हैं ये कांस्टेंट काउंट होंगे b एंड d। ठीक हो गया, ये कोफिशिएंट ही काउंट होंगे, b प्लस डी इज इक्वल टू 2। ये आपके पास कांस्टेंट का b प्लस डी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप b की वैल्यू पुट कर देंगे -1, 1 यहाँ पर नेगेटिव है, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2 + 3। पुट वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 1। ये जो आपके पास इक्वेशन 1 बनी थी, यहाँ पर a b c और d की वैल्यूज़ पुट कर दे और आपके पास ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है कि सिंगल पार्शियल फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व किया था। रिजॉल्व कैसे किया था, a b c एंड d इसमें इन्वॉल्व हो गए थे एडिशनल, फिर हमने इन्हीं एडिशनल कोफिशिएंट्स को सोल्व किया, फाइंड आउट करके यहाँ पुट किया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। जज़ाकल्लाह।